नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारत में कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में वर्णित है, 48 में वर्णित है, आर्टिकल 48, कृषि एवं पशुपालन। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के कृषि व पशुपालन हेतु प्रतिबद्ध होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह कृषि एवं पशुपालन के विकास हेतु प्रतिबद्ध रहेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक कृषि। कृषि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में लिखा गया है, कृषि एवं पशुपालन। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह कृषि व पशुपालन के विकास हेतु प्रतिबद्ध रहेगी। अनुच्छेद 48 का या अनुच्छेद 48 1 में लिखा गया है, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। इसे जोड़ा गया है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, कृषि। फ्रेश टॉपिक है दोस्तों कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कृषि हेतु संवैधानिक प्रावधान है। कृषि हेतु संवैधानिक प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48 में लिखा गया है दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है, कृषि एवं पशुपालन। अर्थात राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के कृषि एवं पशुपालन के विकास हेतु प्रतिबद्ध रहेगी। राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के कृषि व पशुपालन के विकास हेतु प्रतिबद्ध रहेगी, प्रतिबद्ध रहेगा। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के कृषि व पशुपालन के विकास हेतु प्रतिबद्ध रहेगा। अर्थात इसका मतलब है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र का विकास, प्राथमिक क्षेत्र का विकास जिसके अंतर्गत आता है कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र, जो है दोस्तों अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 48 में लिखा गया है, कृषि एवं पशुपालन, अर्थात भारत में प्राथमिक क्षेत्र का विकास, प्राइमरी सेक्टर का विकास। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के कृषि व पशुपालन अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के विकास हेतु प्रतिबद्ध रहेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 48 का, जिसमें लिखा गया है वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 48 का में लिखा गया है दोस्तों वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। कृषि एवं पशुपालन के विकास के मार्ग में हमें पर्यावरण, वन्य जीव तथा वन को पर हस्तक्षेप नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन के विकास हेतु हमें आरक्षित संरक्षित वन्य जीव एवं पर्यावरण को पर हस्तक्षेप नहीं करना है। हमें वन्य जीव एवं पर्यावरण का संरक्षण
करना है। इसे जोड़ा गया है अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत। यह आया है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है 48 क वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण। इसके अतिरिक्त देखते हैं दोस्तों कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत में कृषि वर्ष है 1 जुलाई से लेकर 30 जून। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से लेकर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक भारत में कृषि वर्ष माना जाता है। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल, धान अर्थात धान। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल अर्थात धान। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल अर्थात धान। भारत का प्रमुख दलहन फसल है चना। भारत का प्रमुख दलहन फसल है दोस्तों चना। दलहन फसल है चना। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में पश्चिम बंगाल। चना का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत का प्रमुख तिलहन फसल है दोस्तों सोयाबीन। और सोया उत्पादक राज्य भी माना जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश को सोयाबीन या सोया उत्पादक राज्य माना जाता है, क्योंकि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। चना और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, जबकि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चना और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र यह है दोस्तों कृषि। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है कृषि। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है कृषि। कृषि से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 48 में वर्णित है। कृषि एवं पशुपालन अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का विकास। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के कृषि व पशुपालन अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के विकास हेतु प्रतिबद्ध रहेगा। लेकिन कृषि एवं पशुपालन के विकास के लिए हमें वन्य जीव एवं पर्यावरण पर हस्तक्षेप नहीं करना है। इसीलिए वन्य जीव एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 का वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, भारत में कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है धान या चावल, और धान या चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत का प्रमुख दलहन फसल है चना, और भारत का प्रमुख तिलहन फसल है दोस्तों सोयाबीन। चना और सोयाबीन का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है कृषि। इसके अतिरिक्त देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
कृषि का विकास, भारत में कृषि का विकास, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में कृषि का विकास देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले पकड़ते हैं 1965, 1 जनवरी 1965, 1 जनवरी 1965 सीपी की स्थापना हुई, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस की स्थापना की गई। 1965 में सीपी की स्थापना की गई, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 1965 में 1 जनवरी 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय है दोस्तों दिल्ली। 1 जनवरी 1965 को सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस की स्थापना की गई, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे एमएल दांतेवाला। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का प्रमुख कार्य है कृषि लागत निर्धारित करना, साथ ही साथ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी निर्धारित करना, अर्थात इसके माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया जाता है। इसके 1 साल बाद 1966 में आया दोस्तों हरित क्रांति। परंपरागत बीजों के स्थान पर प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना हरित क्रांति का उदाहरण है दोस्तों। परंपरागत बीजों के स्थान पर प्रमाणित बीजों का प्रयोग कर फसल की पैदावार को बढ़ाना हरित क्रांति कहलाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है 1966 में। इसके बाद देखते हैं 1998 किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसान 5,000 रुपए तक क्रेडिट कर सकते हैं बीज खरीदने हेतु। किसान बीज खरीदने हेतु 5,000 रुपए तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना से आहरित कर सकते हैं। यह चालू हुआ था 1998 किसान क्रेडिट कार्ड योजना। 1999 राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना 1999 राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, अर्थात फसलों का बीमा भी किया जा रहा है 1999 से। इसके बाद पकड़ते हैं वर्ष 2006 पशुधन बीमा योजना। कृषि कार्य में संबंधित जो भी पशु है जैसे कि बैल, उनका बीमा किया जा सकता है। वर्ष 2006 पशुधन बीमा योजना। कृषि का विकास हम देख रहे हैं दोस्तों 1965 सीएसीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन किया गया। इसके तहत भारत में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है प्रतिवर्ष। 1966 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 1998 किसान क्रेडिट कार्ड योजना, 1999 राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, 2006 पशुधन बीमा योजना। 2006 दोस्तों पशुधन बीमा योजना। इसके बाद अगला है 1 जुलाई 2015 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या नीलांचल योजना, जिसके माध्यम से भारत के प्रत्येक खेतों में
पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 जुलाई 2015 भारत में कृषि सिंचाई हेतु प्रत्येक खेत में पानी या जल उपलब्ध कराया जाएगा। 1 जुलाई 2015 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके बाद पकड़ते हैं 18 फरवरी 2016। 18 फरवरी 2016, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 18 फरवरी 2016, 18 फरवरी 2016 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना। यहां पर राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का एक विस्तृत रूप है दोस्तों, 18 फरवरी 2016 से प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई योजना है। 1 फरवरी 2019 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। भारत में कृषि के विकास हेतु लघु तथा सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए प्रदान किया जा रहा है। लघु तथा सीमांत किसानों को 6,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर भारत में कृषि का विकास करने हेतु 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार से भारत में कृषि का विकास 1 जनवरी 1965 को CACP अर्थात कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस की स्थापना की गई। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई। इनका मुख्य काम है कृषि लागत अर्थात फसलों का लागत तथा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP निर्धारित करना। 1966 में भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। 1998 किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से प्रत्येक किसान 5,000 रुपए तक बीज खरीद सकता है। 1999 राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। 2006 पशुधन बीमा योजना। 1 जुलाई 2015 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 18 फरवरी 2016 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 1 फरवरी 2019 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ किया गया। अब हम आगे देखने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। जैसे कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। गेहूं, जौ, तोरिया, गन्ना, लोबिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ज्वार, बाजरा और सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। मूंगफली और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। मूंग, सोयाबीन, चना, मटर और मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। तिल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों फसलों का, प्रमुख फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, प्रमुख फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। फर्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, प्रमुख फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। यह है हमारा देश भारत। यह है दोस्तों हमारा देश भारत। हम देखने जा रहे हैं प्रमुख फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। यह आपका है जम्मू कश्मीर, यह आपका है लद्दाख, अक्साई चीन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर। यह पकड़ना है दोस्तों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश।
ये आपका है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के साथ कंसेक्यूटिव मैनर में है दोस्तों छत्तीसगढ़, और ये ऊपर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों प्रमुख फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, प्रमुख फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर हम सबसे पहले पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चावल कहिए या इसे धान कहिए, पैडी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है दोस्तों चावल, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है दोस्तों, यह आपका राजस्थान। राजस्थान ज्वार, बाजरा, ज्वार बाजरा, राजस्थान ज्वार बाजरा, राजस्थान ज्वार बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान ज्वार बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों, राजस्थान ज्वार बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त पकड़ते हैं राजस्थान में दोस्तों सरसों, राजस्थान सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सरसों, राजस्थान ज्वार बाजरा और सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह आपका है दोस्तों गुजरात। गुजरात पकड़ना है मूंगफली और कपास, मूंगफली और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मूंगफली और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मूंग और मध्य प्रदेश मूंग और आपके सोयाबीन का, मूंग और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मूंग और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसी के साथ साथ चना, चना, मटर और मसूर, चना, मटर और मसूर, चना, मटर और मसूर का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं, उत्तर प्रदेश गेहूं, उत्तर प्रदेश गेहूं, जौ, गेहूं, गेहूं, जौ, गेहूं, उत्तर प्रदेश गेहूं, जौ और तोरिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश गन्ना और लोबिया का भी, गन्ना और लोबिया का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तिल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रमुख फसलों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश गुड़, जौ, तोरिया, गन्ना और लोबिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान ज्वार बाजरा सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गुजरात मूंगफली और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश मूंग, सोयाबीन, चना, मटर और मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तिल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों प्रमुख फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौसम आधारित फसल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
फ्रेश टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों, इसी में मौसम आधारित फसल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ्रेश टॉपिक हम देखने जा रहे हैं मौसम आधारित फसल। अगला है मौसम आधारित फसल। मौसम आधारित फसल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौसम के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौसम के आधार पर फसल 3 प्रकार के होता है। पहला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मौसम के आधार पर पहला फसल होता है खरीफ फसल। पहला है दोस्तों खरीफ फसल। मौसम के आधार पर पहला फसल है खरीफ फसल। मौसम के आधार पर दूसरा फसल होता है दोस्तों, मौसम के आधार पर दूसरा फसल होता है रबी फसल। रबी फसल। और मौसम के आधार पर तीसरा फसल होता है दोस्तों जायद फसल। जायद फसल। ध्यान दीजिएगा, मौसम के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कब बोया जाता है? कब बोया जाता है? कब बोया जाता है? और इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कब काटा जाता है। कब काटा जाता है? कब बोया जाता है, कब काटा जाता है? देखो देखिएगा, खरीफ फसल को बोया जाता है दोस्तों जून जुलाई में। जून जुलाई में खरीफ फसल को बोया जाता है, जबकि अक्टूबर नवंबर में खरीफ फसल को काटा जाता है। रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, जबकि फरवरी मार्च में काटा जाता है। फरवरी मार्च में काटा जाता है। जायद फसल को फरवरी मार्च में बोया जाता है, जबकि इसे जून जुलाई में काटा जाता है। जून जुलाई में काटा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खरीफ फसल का मतलब होता है खरीफ फसल जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, जबकि फरवरी मार्च में काटा जाता है। जायद फसल फरवरी मार्च में बोया जाता है, जबकि जून जुलाई में काटा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खरीफ फसल, ये जितना भी मैंने ब्लैक शब्दों में लिखा है दोस्तों, ब्लैक कलर में लिखा है, ये आपका है दोस्तों खरीफ फसल। अर्थात भारत में खरीफ फसल है ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, मूंग, सोयाबीन, तिल, मक्का, गन्ना, लोबिया, चावल और चना। ये सभी ब्लैक कलर वाले हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी ब्लैक कलर वाले हैं, ये ब्लैक कलर वाले कवरअप कर रहे हैं दोस्तों, ये पूरे ब्लैक कलर वाले कवरअप कर रहे हैं खरीफ फसल को। ब्लैक कलर वाला है दोस्तों खरीफ फसल, जबकि ये जो मैंने रेड कलर में लिखा है गेहूं, जौ, तोरिया, सरसों, चना, मटर, मसूर, ये है दोस्तों आपके, ये कवरअप कर रहे हैं रबी फसल को। ये आपके है दोस्तों रबी फसल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपके रबी फसल। सरसों, गेहूं, जौ, तोरिया, चना, मटर, मसूर, ये है दोस्तों रबी फसल। इसके अतिरिक्त जायद फसल होते हैं पानीदार, सभी पानीदार फसल होते हैं दोस्तों आपके जायद फसल, जैसा कि ककड़ी, इसका उदाहरण है ककड़ी। जायद फसल के उदाहरण है दोस्तों ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, सूर्यमुखी, ये जितने भी है दोस्तों, ये सभी है आपके जायद फसल। तो ये हमने डिस्कस किया मौसम आधारित फसल। मौसम के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं। खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, जिसके उदाहरण है ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, मूंग, सोयाबीन, तिल, मक्का, गन्ना, लोबिया, चावल। और रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, फरवरी मार्च में काटा जाता है। अर्थात यह है गेहूं, जौ, तोरिया, सरसों, चना, मटर, मसूर। जायद फसल फरवरी मार्च में बोया जाता है, जून जुलाई में काटा जाता है। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज और सूर्यमुखी। तो ये अब देखते हैं दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब अगला डिस्कस करते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है 1966 से। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, तथा केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे CS सुब्रमण्यम। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किया गया था उत्तराखंड के पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। भारत में पहली बार हरित क्रांति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड पंतनगर उत्तराखंड। 1966 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ है 1966 से। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ है भारत में 1966 से। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री तथा केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे CS सुब्रमण्यम। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कहलाते हैं MS स्वामीनाथन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ है 1966। हरित क्रांति का मतलब यह होता है परंपरागत बीजों के स्थान पर प्रमाणित बीजों का प्रयोग कर फसलों की पैदावार को बढ़ाना हरित क्रांति कहलाता है। परंपरागत बीजों के स्थान पर प्रमाणित तथा आधुनिक बीजों का प्रयोग कर फसलों की पैदावार को बढ़ाना हरित क्रांति कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व में हरित क्रांति का जनक देश माना जाता है। यह आपका है दोस्तों म्यांमार, यह आपका है म्यांमार, यह है दोस्तों थाईलैंड, यहां पर पकड़ना है दोस्तों मलेशिया, यहां पकड़ना है दोस्तों फिलीपींस, यह है द्वीपों का समूह फिलीपींस, ये है दोस्तों फिलीपींस। फिलीपींस को विश्व में हरित क्रांति का जनक देश माना जाता है। हरित क्रांति का जनक देश, हरित क्रांति का जनक देश या जन्मदाता माना जाता है फिलीपींस को। फिलीपींस को दोस्तों हरित क्रांति का जनक देश माना जाता है। अर्थात हरित क्रांति का जनक देश, हरित क्रांति का जनक देश, हरित क्रांति का जनक देश माना जाता है फिलीपींस को। फिलीपींस को हरित क्रांति का जनक देश माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था डॉक्टर विलियम गॉड ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है दोस्तों, अर्थात नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को। भारत में
भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है दोस्तों उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित है। उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित है वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह स्थित है उत्तराखंड के पंतनगर में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है गोविंद उत्तराखंड के पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को। भारत में हरित क्रांति का सबसे पहले प्रयोग करने वाला राज्य है दोस्तों पंजाब, और यहां पर सबसे पहले गेहूं की फसल पर हरित क्रांति का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में हरित क्रांति से प्रभावित, भारत में हरित क्रांति का प्रयोग करने वाला राज्य था दोस्तों पंजाब भारत में हरित क्रांति का प्रयोग करने वाला पहला राज्य था और सबसे प्रभावित राज्य भी यही था। इसके बाद दोस्तों, भारत में हरित क्रांति से प्रभावित फसल थी दोस्तों गेहूं। अर्थात भारत में हरित क्रांति को सबसे पहले अपनाया गया था दोस्तों, सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था गेहूं के फसल में। तो यह है दोस्तों भारत से संबंधित हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब होता है दोस्तों परंपरागत बीजों के स्थान पर आधुनिक तथा प्रमाणिक बीजों का प्रयोग कर फसल की पैदावार को बढ़ाना हरित क्रांति कहलाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ है 1966 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने नारा दिया था दोस्तों जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान के नारे के साथ ही भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। और इस समय भारत के केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे CS सुब्रमण्यम। इस समय भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्री थे CS सुब्रमण्यम। तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ है 1966 में। हरित क्रांति का जनक देश माना जाता है फिलीपींस को। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय जाता है उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को। भारत में हरित क्रांति का प्रयोग करने वाला पहला राज्य है पंजाब और सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य भी है पंजाब। भारत में हरित क्रांति को गेहूं फसल में सबसे पहले प्रयोग किया गया। अर्थात हरित क्रांति से प्रभावित भारत में फसल है दोस्तों गेहूं। तो यह है दोस्तों हरित क्रांति। अब हम देखते हैं दोस्तों भारत के विभिन्न क्रांतियों को एक साथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस क्रांति के द्वारा किस फसल का उत्पादन हुआ है या किस
फसल या खनिज के उत्पादन को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसे हम डिस्कस करते हैं। भारत में चलाए गए विभिन्न क्रांतियां, हरित क्रांति के अतिरिक्त भारत में चलाए गए विभिन्न क्रांतियों को हम एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत के विभिन्न क्रांतियां, भारत के विभिन्न क्रांतियां, देखिएगा दोस्तों, क्रांति, और ये देखेंगे कि ये क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है या किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फसल के उत्पादन से संबंधित क्रांति को कहा जाता है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध है फसल के उत्पादन से, फसल के उत्पादन से संबंधित क्रांति को कहा जाता है हरित क्रांति। दूसरा है पीली क्रांति। पीली क्रांति का मतलब है दोस्तों तिलहन फसल का उत्पादन। तिलहन फसल के उत्पादन को कहा जाता है पीली क्रांति। तिलहन फसल के उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। पीली क्रांति का मतलब है तिलहन फसल का उत्पादन। नीली क्रांति, नीली क्रांति मछली का उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन है नीली क्रांति। मत्स्य उत्पादन है दोस्तों नीली क्रांति। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का मतलब होता है उर्वरक का उत्पादन, उर्वरक का उत्पादन, भूरी क्रांति। लाल क्रांति, लाल क्रांति संबंधित है मांस का उत्पादन तथा टमाटर का उत्पादन, अर्थात मांस का उत्पादन व टमाटर के उत्पादन को कहा जाता है लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति संबंधित है दोस्तों, गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली का उत्पादन। मछली का उत्पादन है नीली क्रांति, लेकिन झींगा मछली का उत्पादन है गुलाबी क्रांति। झींगा मछली का उत्पादन, झींगा मछली का उत्पादन, प्याज का उत्पादन है दोस्तों गुलाबी क्रांति। औषधि का उत्पादन, औषधि का उत्पादन, फार्मास्यूटिकल का उत्पादन, फार्मास्यूटिकल का उत्पादन, ये आपका है दोस्तों गुलाबी क्रांति। हरित क्रांति फसल का उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन का उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, लाल क्रांति मांस व टमाटर उत्पादन, गुलाबी क्रांति है झींगा, प्याज, औषधि व फार्मास्यूटिकल का उत्पादन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों श्वेत क्रांति, दूध का उत्पादन। भारत में श्वेत क्रांति का तात्पर्य है दूध का उत्पादन। श्वेत क्रांति का मतलब है दूध का उत्पादन। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का मतलब है फल का उत्पादन। सुनहरी क्रांति का मतलब है फल का उत्पादन। सुनहरी क्रांति है फल का उत्पादन। रजत क्रांति, रजत क्रांति, रजत क्रांति का मतलब है दोस्तों, रजत क्रांति का मतलब है अंडा व कुक्कुट उत्पादन, अंडा व कुक्कुट उत्पादन, अंडा व कुक्कुट उत्पादन। जबकि रजत रेशा क्रांति ये है दोस्तों कपास से संबंधित। रजत रेशा क्रांति है कपास से संबंधित, कपास का उत्पादन से संबंधित है रजत रेशा क्रांति। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद डिस्कस करते हैं स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति का मतलब है बागवानी, बागवानी का विकास, बागवानी का विकास, बागवानी उत्पादन, यह है दोस्तों स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति का मतलब होता है जूट या पटसन का उत्पादन, जूट या पटसन का उत्पादन, जूट या पटसन का उत्पादन है आपका स्वर्ण रेशा क्रांति। जबकि स्वर्ण क्रांति है बागवानी, स्वर्ण रेशा क्रांति बागवानी। बादामी क्रांति अगला है दोस्तों, बादामी क्रांति
अगला पकड़ना है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन, मसाला उत्पादन है बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन बादामी क्रांति। गोल क्रांति, अगला है गोल क्रांति। गोल क्रांति, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, गोल क्रांति है आलू उत्पादन। खाकी क्रांति, अगला है खाकी क्रांति। खाकी क्रांति, खाकी क्रांति आपका चमड़ा उत्पादन, खाकी क्रांति है चमड़ा उत्पादन। खाकी क्रांति है दोस्तों चमड़ा उत्पादन, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। कृष्ण क्रांति है आपका पेट्रोलियम उत्पादन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भूरी क्रांति का मतलब होता है उर्वरक उत्पादन, लेकिन ब्राउन क्रांति का मतलब होता है गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन, गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन, गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन। गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन है ब्राउन क्रांति, गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन है दोस्तों ब्राउन क्रांति, गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन ब्राउन क्रांति। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप, सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप, सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप, सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप है आपका इंद्रधनुष क्रांति। और इसके बाद पकड़ते हैं लास्ट सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति। अगला है दोस्तों सदाबहार क्रांति, सतत कृषि विकास। भारत में सतत कृषि विकास का तात्पर्य है सदाबहार क्रांति, सतत कृषि विकास का मतलब है सदाबहार क्रांति। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों क्रांति तथा किससे संबंधित है, किसके उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति फसल का उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन का उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, लाल क्रांति मांस व टमाटर उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा प्याज औषधि फार्मास्यूटिकल उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, रजत क्रांति अंडा व कुक्कुट उत्पादन, रजत रेशा क्रांति कपास, स्वर्ण क्रांति बागवानी, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट या पटसन, बादामी क्रांति मसाला, गोल क्रांति आलू, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम, ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन, इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप, और सदाबहार क्रांति है दोस्तों सतत कृषि विकास। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों हरित क्रांति तथा भारत के विभिन्न क्रांतियों को डिस्कस किया।